Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss our numericals from the chapter atoms. Mainly ये जो numericals हैं ये आपके previous year MCQs का ही यहाँ पर कलेक्शन है जिन्हें हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करेंगे भैया। देखो, और मेनली आप इन सारे क्वेश्चंस को आपको डीपीएस नंबर 16 में मिल जाएंगे। कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में बिना समय गंवाए। When alpha particle of mass m moving with velocity v bombards on a heavy nucleus of charge Ze, its distance of closest approach from the nucleus depends on m। किस प्रकार से आपके पास में एक अल्फा पार्टिकल है जिसका मास है m और ये चल रहा है v स्पीड से। मैंने बोला ठीक है, और इसकी हम लोगों ने बॉम्बार्डिंग करी है किस पर? एक ऐसे हैवी न्यूक्लियस पर जिसका चार्ज है Ze। ओके, अब यहां पर बोला गया है इसकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम द न्यूक्लियस डिपेंड ऑन m। इसकी जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब वो कितने पास तक जा सकता है वो किस बात पर निर्भर करता है। मेनली देखो, ये क्वेश्चन उन्हें आएगा जिनको काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट क्लियर है। मतलब क्या है, जब आपने अल्फा पार्टिकल को कुछ काइनेटिक एनर्जी दे दी होगी तो वो उस काइनेटिक एनर्जी के साथ में उस हैवी न्यूक्लियस के पास तक पहुंचेगा। मान के चलो ये आपका वो हैवी न्यूक्लियस है जिसका चार्ज है Ze और ये यहां से सेंटर है। यहां पर इसका मैंने क्या मान लिया, सेंटर। यहां पर आपके पास में एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, और इस समय आपने इसको v स्पीड दे दी है, मास m है, तो इस समय इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो है आपकी हाफ mv²। क्लियर है? इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv²। अब ये चलेगा 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 और चलते चलते मैंने बोला कहीं यहां तक पहुंचा और यहां पे पहुंच के रुक गया। इससे आगे वो नहीं जा पा रहा, इसके बाद में वो लौट के आ रहा है। तो भैया मैंने बोला यहां से लेकर के यहां तक की इसका जो सेंटर है ये डिस्टेंस है r, जिसे हम लोगों ने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोला है। इसे हम लोगों ने क्या बोला है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोला है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो भैया देखो, जब इस जगह पर ये पार्टिकल रुक गया मतलब इस जगह काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी है? जीरो हो चुकी है, और जो काइनेटिक एनर्जी यहां पर थी वो कन्वर्ट हो चुकी है पोटेंशियल एनर्जी में, और यहां पर इन दोनों के कारण जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी KQ1 Q2 अपॉन R, और ये R आपकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बनेगी। सो अब आपको करना क्या है, इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो आपने किया, आपके पास में आया हाफ mv² बराबर k। Q1 का मतलब है चार्ज, तो देखो एक का चार्ज है Ze और दूसरे का चार्ज है 2e, क्योंकि अल्फा पार्टिकल और डिस्टेंस है r। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r आएगा आपके पास में kz2, और ये 2 और चला जाएगा यहां पर तो ये आएगा 4। कैसे? ये वाला 2 मैंने ऊपर भेज दिया है, 4kz² अपॉन ये आएगा mv²। अब यहां से r का और m का रिलेशन आपको देखना है, तो आप पाएंगे r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। सो यहां पर कहां पर ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान सा सवाल, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आता हो। क्लियर है? चलो, क्वेश्चन है, एन अल्फा न्यूक्लियस ऑफ एनर्जी हाफ mv² बॉम्बार्ड्स हैवी न्यूक्लियर टारगेट ऑफ चार्ज Ze। आपके पास में एक अल्फा न्यूक्लियस है जिसकी एनर्जी हाफ mv² है। इसको हम लोगों ने बॉम्बार्डिंग करवाई है किस पर? हैवी न्यूक्लियर। एक हैवी न्यूक्लियस है जिसका चार्ज Ze है, इसके ऊपर हम लोगों ने बॉम्बार्डिंग करवाई है। यहां पर बोला गया देन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द अल्फा न्यूक्लियस विल बी प्रोपोर्शनल टू। तो अभी हम लोग यदि यहां पर देखें बिल्कुल क्या होता है हमारे पास में, कि भैया देखो ये आपके पास में कोई है न्यूक्लियस जिसका चार्ज है Ze, यहां से एक अल्फा पार्टिकल चला जिसका मास है mv स्पीड से। तो जब ये चलेगा तो क्या हो जाएगा बताओ? यहां से चलने के कारण यहां से जब ये चलेगा तो इसके पास में होगी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ये चलते 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 मान के चलो यहां तक पहुंचा और यहां पर जाके रुक रहा है, यहां से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगी इसे बोला जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
इस प्रक्रिया में हो क्या रहा है, ये जो अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी कन्वर्ट हो जा रही है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में। तो आप लिखोगे हाफ एम वी स्क्वायर बराबर के इंटू जेड के इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू। तो क्यू वन है जेड ई, क्यू टू है टू ई अपॉन आर वन टू मतलब आर। यहां से देखिए आपके पास में स्मॉल आर निकल के आएगा 4 के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। तो यहां से देखिए आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहां पर देखिए 1/m वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन है इन अ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हेन अ प्रोजेक्टाइल ऑफ चार्ज Z1 and mass M1 approaches a target of nucleus of charge Z2 and mass M2, the distance of closest approach is R0, the energy of the particle is। तो भैया देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये Z1 वाला जिसका एटॉमिक नंबर सॉरी इसका चार्ज है Z1 और यहां पर दूसरा न्यूक्लियस है इसका चार्ज है Z2, ठीक है। अब यहां पर इसका मास मैंने मान लिया है m1, ये जा रहा है v स्पीड से, मैंने बोला ठीक है। तो इस समय इसकी जो एनर्जी रहेगी वो रहेगी काइनेटिक एनर्जी और ये रहेगी हाफ m1 v स्क्वायर। लेकिन इसके बारे में तो कुछ भी बोला नहीं गया है, इसके बारे में बोला गया है क्या कुछ कि भैया v स्पीड से जा रहा है, नहीं जा रहा है। लेकिन मैंने मान लिया कि भैया ये v स्पीड से यहां पर जा रहा है। लेकिन जब ये यहां से निकलेगा तो ये r डिस्टेंस पे आके रुक जाएगा जहां पर इसकी ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बनाएगा जो रहेगी के Q1 Q2 अपॉन R। तो भैया के Q1 Q2 अपॉन R नॉट लिखेंगे, के एज इट इज, Q1 है Z1 इंटू Z2 अपॉन R नॉट, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है इक्वल किसके, काइनेटिक एनर्जी के। तो भैया देखो यहां पर सीधा सीधा है क्या है कि ये इसकी एनर्जी रहेगी कितनी, के Z1 Z2 अपॉन R नॉट। तो यहां से हम लोग देख पाएंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 Z2। अब जिसको ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का क्लियर आइडिया है उसको इसमें कोई परेशानी नहीं। क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो रही है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। हाँ, अब यहां पर कोई गलती कर सकता है तो वही है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m1, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा क्योंकि देखो आपको लगेगा ये सही है लेकिन नहीं। आपको मेनली क्या है कि यहां पर आपको v के बारे में कोई आइडिया नहीं था, यहां पर आने पर इसकी v क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। तो v 0 हो गया तो उस हिसाब से तो 0 हो जाएगी फिर वो काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रही है। तो हमें मोर करेक्ट ऑप्शन पे हमेशा जाना है और मोर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 Z2। क्वेश्चन है जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट, जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उससे क्या पता लगा था, उसने बताया था कि ये जो कैथोड रेज जो हैं वो आपकी नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं। कैथोड रेज क्या हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं। क्लियर है, ये उन्होंने बताया था। हु इनडायरेक्टली डिटरमाइंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेजरिंग द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मेजर करके किसने इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन का मास मेजर किया था, तो ये करने वाले भी कौन थे, थॉमसन। इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट what will be the correct angle for alpha scattering for an impact parameter b equals to 0। impact parameter यदि b equals to 0 हो जाए तो उसके लिए आपका एंगल क्या आने वाला है। तो भैया आप जानते हैं b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cot थीटा बाई 2। बाकी तो सारी चीजें कांस्टेंट है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहां पर यदि आप देखोगे यदि b को 0 कर दिया जाए तो 0 बराबर cot थीटा बाई 2। अब cot थीटा की वैल्यू 0 कहां पर होती है, तो 90 डिग्री पर। तो आप लिखोगे 90 डिग्री मतलब cot 90 बराबर cot थीटा बाई 2। तो cot से cot आप कैंसिल कर दोगे तो बचेगा क्या, थीटा बाई 2 बराबर 90 डिग्री। सो थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 90, जिसे मैं लिख सकता हूं थीटा बराबर 180 डिग्री, जिसे मैं लिख सकता हूं थीटा बराबर 180 डिग्री। क्वेश्चन है व्हाट इज द रेडियस ऑफ आयोडीन एटम। तो भैया रेडियस का फॉर्मूला होता है Rn बराबर 0.53। अब देखो
इंटू ये एंगस्ट्रॉम में होता है कितना 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड बराबर है। यदि ये फॉर्मूला है एंगस्ट्रॉम में, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे 10⁻⁻10 लिख लूंगा। बची हुई वैल्यूज को पुट करिए तो ये आएगा 0.53 इंटू एन क्या है। अब देखो यहां पर बोला है व्हाट इज द रेडियस, अब कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब मैं एन की वैल्यू कितनी लेके चल सकता हूं, एन की वैल्यू क्या लेके चलूं 1 नहीं। अब यहां पर क्या है ना, यहां पर आपकी केमिस्ट्री की थोड़ी सी नॉलेज काम में आएगी। वो ये है कि भैया देखो कि इसका जो है एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है यहां पर 53, और जब आप इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स फिल करते समय पहले ऑर्बिट में 2 भरोगे, उसके बाद में 8 भरोगे, उसके बाद में फिर से कितने भरोगे 18 भरोगे, फिर 18 भरोगे, फिर 32 भरोगे एंड सो ऑन। सही बात है। अब 53 इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेंगे, 1 2 3 4 5 ये है मेरे पास में। तो आयोडीन जो है वो आपका कहां पर आता है, क्या बोलते हैं, 5th पीरियड में आता है। मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो 5th पीरियड में रहने के कारण यहां पर n बराबर आएगा 5, और z जो होता है वो होता है उसका क्या, z क्या होता है, एटॉमिक नंबर की एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर, और वो है आपका 53। इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए तो यहां पर आएगा 5 का स्क्वायर अपॉन 53 इंटू 10⁻⁻10। ये कहां से आया, तो भैया मैंने यहां पर एंगस्ट्रॉम को, देखो ये एंगस्ट्रॉम लिखा था, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो इसके कारण ये 10⁻⁻10 आया। पॉइंट हटाओगे 2 जीरो बढ़ेंगी, ये 53 कैंसल, इसका मीनिंग आएगा 25 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं 2.5 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। क्लियर है, बस खत्म कहानी। सो ये यहां पर इसका आंसर आ जाना चाहिए। एक सेकेंड ना, सब कुछ सही चल रहा है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है यहाँ पे। जीरोज को कैंसलेशन को एक बार फिर से देखता हूं मैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है फास्ट में हम लोग जल्दबाजी कर जाते हैं। आर एन बराबर था 0.53 इंटू 5 का स्क्वायर मतलब 25 डिवाइडेड बाई 53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। मैंने सही लिखा है, ओके मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब मैंने यहां पर क्या किया, पॉइंट हटाया तो नीचे यहां पर 2 जीरो बढ़ गई, ओके 53 से काटा, ये कट जाएगा, तो ये आर एन बराबर आएगा 25 इंटू 10⁻, एक काम करता हूं, एक जीरो को एडजस्ट कर लेता हूं, तो मेरे पास में आएगा 25 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, जिसे मैं लिख सकता हूं 2.5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। देखो अच्छा हुआ दूसरी बार चेक कर लिया, दूसरी बार चेक करने से मुझे पता लगा मैं एक जीरो की कैंसलेशन में गलती कर बैठा था। तो मतलब आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। हालांकि मैं पहले -9 लेके आया था, मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, है ना, क्योंकि मैं 2 जीरो को काट दिया था नीचे से, इसके कारण गलती होती। कोई बात नहीं, गलतियां करने वाला कौन होता है, इंसान होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो भैया देखो सबसे पहली बात तो ये आपको इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/λ बराबर होता है r इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यदि मुझसे लाइमन सीरीज की बात करवा रहा है और बामर सीरीज की बात करवा रहा है, तो भैया देखो सबसे पहले क्या है, लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो मैं लिखूंगा 1/λb इक्वल्स टू, अब कुछ नहीं बोला है मतलब जेड पक्का आपका 1 होगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन के लिए बात करवा रहा है। तो आपने लिखा r इंटू, अब बामर सीरीज के लिए n1 कितना आएगा 2 और n2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बिकॉज लास्ट लाइन बोला है ना। सही कर रहा हूं क्या, फटाफट से देखो और बताओ सही कर रहा हूं कि गलत हो रहा है। ये गलत हो रहा है, क्यों, फर्स्ट लाइन होता तो मैं बोलता कि n1 इक्वल्स टू 2 और n2 इक्वल्स टू 3, लेकिन लास्ट लाइन बोला है मतलब n2 कितना आएगा इन्फिनिटी। ध्यान रखना भैया गलती यहीं पे होगी। तो आपने लिखा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, तो यहां पर देखिए 1/λb की वैल्यू आएगी कितनी, r/4। ये बामर के लिए कर लिया। ऐसे ही आपको करना है किसके लिए, लाइमन सीरीज के लिए।
तो आप लिखोगे 1/λ बराबर r इंटू लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू तो 1 आएगी, तो आपने लिखा 1 माइनस लास्ट लाइन है, मतलब आपको इन्फिनिटी लिखना है, यहां पर स्क्वायर लिख लीजिए। कई लोग बोलेंगे सर स्क्वायर नहीं लगाया, कोई बात नहीं। सो यहां पर आएगा 1/λ बराबर आएगा r। ये मेरे पास में दोनों आ गए। अब आपको क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। किसका किसका चाहिए, बामर टू लाइमर। तो भाई सिंपल सी बात है, आप इसे इक्वेशन 2 मानिए, इसे इक्वेशन 1 मानिए और 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो 1 डिवाइड बाई 2 नहीं, क्या करवाऊं मैं, हाँ 2 डिवाइडेड बाई 1 कीजिए, 2 डिवाइडेड बाई 1 कीजिए तो क्या आएगा 1/λ डिवाइडेड बाई 1/λ इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाई r/4। इसको सॉल्व जब आप करोगे तो सबसे नीचे वाला जाएगा सबसे ऊपर, ये वाला आएगा इधर। सो इट इंप्लाइज ये आएगा λb/λ बराबर r से r कैंसल, सबसे नीचे से ऊपर चला जाएगा, ये आंसर आएगा 4। आंसर कितना आएगा 4, एंड 4 इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। देखो कई बार है ना इन सवालों में ऐसा हो जाता है कि हमसे आंसर उल्टा निकल आता है, तो इसलिए सवाल को 2 बार पढ़ें और ध्यान से करें। लैम्बडा किसका, बामर और लाइमन का रेशियो पूछा है, तो बामर ऊपर आना चाहिए, लाइमन नीचे आना चाहिए। तो बामर ऊपर है, लाइमन नीचे है, आंसर 4 आ रहा है। क्वेश्चन है, गिवन द वैल्यू ऑफ Rydberg constant is 10⁻7 meter inverse. The wave number of the last line of Balmer series in hydrogen spectrum. वेव नंबर का मतलब क्या है कि आपको 1/λ कैलकुलेट करना है। तो अब देखो लगाओ फॉर्मूला 1/λ बराबर r इंटू कौन सी सीरीज थी, बामर सीरीज, तो मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर। तो 1/λ बराबर आ रहा है r/4। कितना आ रहा है, r/4। अब यहां पर क्या हो रहा है कि r की वैल्यू उसने बोली है 10⁻7 लेनी है, तो आपने लिख दिया 10⁻7 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो 1/4 का मतलब होता है 0.25 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स विल बी द आंसर। और ये आपको कहां दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। सवाल आसान है, बशर्ते आप थोड़ा सा ध्यान लगा के करते चलो और थोड़ी सी कैलकुलेशन, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। सवाल बोला गया है कंसीडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। देखो इस बार जेड बदला है, ओके। यूजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट। तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है 2.2 इंटू 10⁻6 इंटू z/n। फटाफट बताओ, यहां पर बोला गया है हीलियम के लिए, मतलब z की वैल्यू 2 हो गई और थर्ड ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू 3 हो गई। तो पुट कर दीजिए तो आपके पास में आएगा 2.2 इंटू 10⁻6 इंटू 2/3। खत्म। डिवाइड कर दीजिए, 4.4 डिवाइड बाई 1 आएगा तो 3 1 जा 1, ये आएगा 1/4 मतलब 3 चौक 12। तो 1.4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आंसर आ रहा है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। वैल्यू प्रॉपर पुट कर दी तो कोई परेशानी नहीं होगी, वैल्यू प्रॉपर पुट नहीं कर पाए, फॉर्मूला आपको प्रॉपर याद नहीं आ रहा है तो बहुत परेशानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, देखो टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 मूव विद इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 on collision. One of the particle get excited to higher level after absorbing energy E. If final velocities of particles be v1 and v2 then we must have, तो हमारे पास में कौन सा रिलेशन सही होगा। तो यहां पर जरा सवाल को ध्यान से देखो क्या हो रहा है। टू पार्टिकल्स हैं हमारे पास में, दो पार्टिकल हैं m1 और m2, ओके। इनकी इनिशियल वेलोसिटीज है u1 और u2, मतलब इनकी जो इनिशियल टोटल एनर्जी जो इनिशियल है वो है हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस का हाफ m2 u2 स्क्वायर। मैंने बोला सही बात है। अब यहां पर हो क्या रहा है कि आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी E वन ऑफ द पार्टिकल गेट्स एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल। हमारा जो एक पार्टिकल है उसने क्या कर दिया, एनर्जी E को एब्जॉर्ब किया और उसके बाद में इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और
v2। तो मैंने बोला ठीक है ना। तो अब देखो फाइनल वेलोसिटीज के लिए तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल आएगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस का हाफ m2 v2 स्क्वायर। लेकिन साथ ही साथ में इस समय इनके पास में एक एक्स्ट्रा एनर्जी भी है, वो है टोटल एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस का वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब करी है। मतलब टोटल एनर्जी में वो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर में वो एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो जो फाइनल रिलेशन बन के आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा कि भैया देखो ये है टोटल फाइनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस का ई, और जो है टोटल एनर्जी वो कितनी है हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस का हाफ m2 u2 स्क्वायर। सो अब आप लिख सकते हो इसको कैसे, यहां पर लिख देता हूं हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस का हाफ m2 u2 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस का हाफ m2 v2 स्क्वायर और प्लस का ई। अब इस ई का ही एडजस्टमेंट इधर उधर उन्होंने किया होगा और कुछ भी नहीं है। तो अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर ऑप्शन नंबर जो दिखाई दे रहा है मुझे बी वाला, इसके अंदर में ये मैच करते हुए नजर आ रहा है क्योंकि u1 वाली साइड से इसको सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो देखो u1 इसको यदि मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये सब्ट्रैक्ट होके आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज। तो भैया देखो सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूला लगाना है। अच्छा हाइड्रोजन के लिए ही बात कर रहे हैं, मतलब जेड की वैल्यू तो 1 है, फॉर्मूला लगाओगे 1 बाई लैम्बडा बराबर आर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। तो रेशो किसका किसका पूछा गया है, यहां पर रेशो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइमन टू बामर है, लाइमन टू बामर है। तो भैया सबसे पहले मैं लिखता हूं 1 बाई लैम्बडा एल बराबर आर इंटू लाइमन के लिए n1 की वैल्यू आएगी 1। अब ये आपको पता होना चाहिए, लॉन्गेस्ट लिख रहे हो मतलब n2 की वैल्यू आएगी 2। तो 1 माइनस 1 बाई 4 मतलब ये आएगा 3r बाई 4। ठीक है, हालांकि ये सारे आंसर ठीक है। तो यहां से देखिए लैम्बडा एल का आंसर आएगा 4 बाई 3r। मैंने रेसिप्रोकल भी डायरेक्टली ले लिया अभी के अभी। अब अगला देखते हैं, हमारे पास में अगला कौन चाहिए, बामर सीरीज की बात करनी है। तो आपने लिखा 1 बाई लैम्बडा बी बराबर आर इंटू बामर सीरीज के लिए n1 कितना आएगा, ये आएगा 2। तो 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस ये आएगा 1 बाई 3 स्क्वायर। सो 1 बाई लैम्बडा बी बराबर आर इंटू 1 बाई 4 माइनस का 1 बाई 9। तो एलसीएम आएगा कितना 36। तो 9 माइनस का 4 मतलब 5r बाई 36। तो यहां से देखिए मैं लैम्बडा बी लिख सकता हूं 36 डिवाइडेड बाई 5r। सही है। अब आपको क्या चाहिए, रेशो चाहिए। रेशो ध्यान से देखना, लाइमन सीरीज टू बामर सीरीज मतलब आपको चाहिए लैम्बडा एल बाई लैम्बडा बी। तो भैया देखो यहां पर क्या आ रहा है 4 बाई 3r डिवाइडेड बाई 36 बाई 5r। r से r कैंसल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। सो लैम्बडा एल बाई लैम्बडा बी कितना आएगा 5। और नीचे देखो 4 से काटोगे तो ये आएगा 9, 9 18 9 30 27। तो मेरे पास में आंसर आ रहा है इसका 5 बाई 37। कितना आंसर आ रहा है 5 बाई 37। देखो इसमें यहाँ पे ध्यान रखना, कई बार है ना ऐसे ही होगा कि आप पहले उल्टा भी निकाल सकते हो, 27 बाई 5 भी निकाल सकते हैं कई लोग इसमें 9 बाई 4 और 4 बाई 9 क्यों दिया मालूम क्या, उन लोगों को ध्यान ही नहीं रहेगा, वो क्या कर देंगे बामर में ही सॉल्व कर लेंगे, या फिर ये भी एक आंसर है हमारे पास में 9 बाई 4 वाला भी होता है। तो बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं, ये सब क्लियर है। ओके चलो, कैलकुलेशन यदि आपने सही करी है तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन है हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ लैम्बडा बराबर 975 एंगस्ट्रॉम। मैंने बोला ठीक है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम विल बी। देखो सिंपल सी बात यह है कि आपके पास में जो वेवलेंथ है वो है 975, तो बताओ उसको एनर्जी कितनी मिली होगी। तो आप जानते हैं ई बराबर आप लिख सकते हो 12400 डिवाइडेड बाई 975। सही बात है कि नहीं, तो आपने बोला यस। अच्छा इसको एक थोड़ा सा अंदाजा लेने के लिए, देखो कई बार है ना अंदाजे से काम बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। वो ये हैं कि
इसको यदि मैं डिवाइड करके देखता हूं, ठीक है, सॉरी, तो E बराबर देखो 975 वन जा 975, मैंने बोला ठीक है 1240 में से गए 975, तो कितने बचेंगे 1240 मतलब 240, ये बच गए और ये 25 बच गए, 240 और 25 कितना आएगा 265, एक जीरो और बढ़ गई तो 2650 आ गया, ये 2650, तो 975 इंटू 2 करना पड़ेगा, तो आपने बोला सही बात है, तो 975 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 1950 आएगा, इसमें से 1950 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर बचेगा 700, एक जीरो और बढ़ जाएगी, 9 से काटोगे तो कितना आएगा, ये कितनी बार जाएगा, तो लगभग 7 बार जाएगा, तो 12.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास इसकी एनर्जी आ रही है। अब देखो आपको ये बात मालूम है कि ये एक्चुअल में ये डेटा 12375 होता है, आपने बोला सही बात है। अब ये 12.7 मतलब ये 12.7 नहीं आएगा यदि आप प्रॉपर इसको डिवाइड करोगे, तो मतलब प्रॉपर जहां पर हम लोग H और C की प्रॉपर वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे तो ये 12.7 ना आते हुए 12.4 आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं आपको बताता हूं कि होगा क्या, होगा ये कि आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर ध्यान दीजिए, ये होता है माइनस का 13.6, माइनस का 3.4, माइनस का 0.85, माइनस का 0.54, तो इस प्रकार से यहां पर आंसर्स आते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, यस और नो? ये मैंने क्या किया यहां पर, ये क्या लिखे, मैंने ये बनाए एनर्जी लेवल, ये मैंने क्या बनाए एनर्जी लेवल। अब इन एनर्जी लेवल्स को बना के मैं फिर करना क्या चाहता हूं, तो कुछ नहीं करने वाला हूं मैं, यहां पे इनको सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं। मतलब क्या है कि आप देखिए इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करिए तो आपको शायद 12.4 मिलता है, यस और नो? 0.54 माइनस का 13.6 कीजिए, कुछ गड़बड़ी कर बैठा हूं कि मैं, ओहो एक एनर्जी लेवल को एक एनर्जी लेवल भूल गया हूं मैं यहां पे, तभी मैं बोलूं ऐसा कैसे हो रहा है। एक सेकेंड, यहां पर आएगा माइनस का 1.51 और यहां पर आएगा माइनस का 0.85। अब सब्ट्रैक्ट करके देखो 13.6 और माइनस का 0.85, तो आपके पास में आएगा 0, तो यहां पर बचेगा 5, 5 में से 8 गए तो कितने बचेगा 2 और 5 7, ये आएगा 12.75। ओके, तो 12.75, सॉरी फॉर रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, मुझे वो 12.4 क्यों फिर याद रख रहा था, 12.4 मेरे दिमाग में क्यों बैठ गया था नंबर, कोई बात नहीं। तो 12.7 या 12.75 ये नंबर यहां पर आपको मिल गया, क्या मिल गया 12.75। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भैया ये यहां से इसके कारण यहां पहुंच गया, कहां पर पहुंच गया, ये n इक्वल्स टू 1 है और ये आपका n इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ लाइंस बता दीजिए कैसे निकालोगे, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 4 इंटू 4 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा कितना 6, और 6 कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में, 6 कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन n1 टू n2। हमारे यहां पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम के अंदर में, उसने ट्रांजिशन किया n1 से n2 पे गया, वेयर n1 एंड n2 आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स ऑफ द टू स्टेट्स, मतलब n इक्वल्स टू 1 2 3 होता है ना, ऐसे वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अज्यूमिंग बोर्स मॉडल टू बी वैलिड, आपने ये मानना है कि भैया बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो वैलिड है। टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट इज 8 टाइम्स दैट इन द फाइनल स्टेट। जो टाइम पीरियड है वो इनिशियल स्टेट में क्या है, 8 गुना है फाइनल स्टेट का। तो अब यहां पर देखिए एक पॉइंट है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n1 एंड n2, n1 और n2 की पॉसिबल वैल्यूज क्या आएंगी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको पता होना चाहिए टाइम पीरियड जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के क्यूब के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात जिसको आती है उसके लिए कुछ भी नहीं है कहानी। अब यहां पर देखिए क्या होगा, हम लोग करेंगे टेक द रेशियो, मतलब मैं लिखूंगा T1 बाई T2 बराबर आएगा N1 बाई N2 का होल क्यूब। अब यहां पर बोला गया है कि T1 बाई T2 कितना है, 8 है। T1 बाई T2 कितना है, 8 है, तो आपने लिखा 8 बराबर N1 बाई N2 का होल क्यूब। यदि मैं क्यूब रूट लूंगा तो इसको लिख सकता हूं 2 क्यूब बराबर N1 बाई N2। उल्टा तो नहीं कर दिया ना मैंने, नहीं सही चल रहा है।
ओके, तो देखो पावर से पावर कैंसल, तो 2 बराबर आएगा n1 अपॉन n2, सो इट इंप्लाइज n1 इज इक्वल्स टू 2n2। तो यहां से देखिए n1 बाई n2 का रेशो आ रहा है 1 और 2, तो ये वाली पॉसिबल वैल्यूज होंगी। कौन कौन सी? तो n1 और n2 के लिए रेशो देखिए किसका आना चाहिए, रेशो आना चाहिए देखो n1 बराबर 2 टाइम्स n2, तो n1 बराबर 2 टाइम्स n2। यहां पर ऑप्शंस देखिए, तो लास्ट में देखिए ये 2 है, ये 8 है, मतलब 4 का रेशो आ गया, ये 1 है और ये 8 है, तो 8 का रेशो आ गया। 2 और 6 में देखोगे 3 का रेशो है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 ऐसा है जहां पर n1 4 है और n2 2 है, तो 4/2 मतलब 2 का रेशो जो हम लोगों ने यहां से निकाला है वो इसमें मैच कर रहा है। क्लियर है? श्योर है? यही बस है। अब देखो इससे ज्यादा कुछ है नहीं इन सवालों में, बट मेन क्या होता है ना कि कॉन्सेप्ट टाइम पे याद आ जाए, वही कहानी है। यदि कॉन्सेप्ट टाइम पे याद नहीं आया, फॉर्मूला टाइम पे याद नहीं आया, तो सवाल अटक जाता है। क्वेश्चन है अगला, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जंप्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ओके, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा यहां पर। मैंने ये डायग्राम एक काम करता हूं, अगले पेज पे बनाता हूं, यहां पर और यहां पर। ओके, पहले क्या हो रहा है, फर्स्ट जंप्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब मुझे एक लाइन और बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरा 1 है, ये 2 है, ये मेरा 3 है और ये 4 है। तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है उसने पहले कूदा है थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और उसके बाद में उसने कूदा है कहां से, सेकंड एक्साइटेड टू फर्स्ट एक्साइटेड, उसके बाद में वो यहां से यहां पर कूदा है। ये बात समझ में आई? मैंने बोला ठीक है। अब यहां पर उसने बोला है द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ्स एमिटेड इन 2 केसेस, इन 2 केसेस में जो वेवलेंथ निकल रही हैं उनका रेशियो क्या आएगा। तो मैंने माना ये है आपका λ1, ये है आपका λ2। अब यहां पर सवाल को एक बार और फिर से पढ़ लीजिए, एक्साइटेड लिखा है कि कैसे लिखा है, नहीं तो इसके कारण बहुत बार गलती होती है। इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जंप्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, मतलब क्लियर है ये 4 से 3 में आ रहा है। तो आपने लिखा भैया फॉर्मूला 1/λ बराबर r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, मैंने बोला ठीक है। अब यहां पर यदि मैं करता हूं तो फर्स्ट केस के लिए तो ये आएगा 1/λ1 बराबर r इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस का 1/4 स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा है? देखो एक्चुअल में तो यही होने वाला है, क्योंकि यहां से यहां पर जा रहा है, तो ये आएगा 1/λ1 बराबर r इंटू, देखो ये आएगा 1/9 माइनस का 1/16, तो ये आएगा 1/λ1 बराबर r इंटू एलसीएम ले लिया, 16 9 144 और ये बचेगा 7। क्लियर है? मेरे पास में ये आ गया λ1 के लिए। सो यहां से आप देखिए λ1 जो आएगा वो आएगा कितना, ये इधर 144 डिवाइडेड बाई 7r। मैंने बोला ठीक है। अब यहां पर λ2 निकालता हूं, तो λ2 आएगा कितना, r इंटू, देखो कहां से कहां की जंपिंग है, 3 से 2 की जंपिंग है, मतलब आएगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, मतलब r इंटू 1/4 माइनस का 1/9। तो यहां पर देखिए 1/λ2 आएगा कितना, r इंटू, ये एलसीएम लिया 36, तो ये आएगा 5/36, तो λ2 का आंसर आएगा 36 डिवाइडेड बाई 5r। अब आपको चाहिए λ1/λ2, तो भैया λ1/λ2 लिख दीजिए 144 डिवाइडेड बाई 7r डिवाइडेड बाई 36/5r, तो ये आएगा r से r कैंसल, तो ये आएगा 144 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 36। अब देखो काटने को तो ये 3 से कटेगा, 6 से काट लीजिए, 6 6 36, 6 से काटोगे 6 दूना 12, 6 चौका 24, और कटेगा क्या, यस 2 से और कटेगा, 6 से ही कट जाएगा, 6 चौका 24, तो आंसर आएगा 20/7। अब हम लोग चेक करते हैं, तो 20/7 आपको यहां पर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, दैट्स योर आंसर 20/7।
अब यहां पर मैं एक चीज और बता देता हूं, यदि ये एक्साइटेड वर्ड नहीं होता, यदि ये एक्साइटेड वर्ड नहीं होता तो आपकी कहानी में क्या चेंज आता था। ये जो लैम्बडा 1 है वो लैम्बडा 1 नहीं होता था। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, ग्रीन कलर से कर रहा हूं, यदि लैम्बडा 1 वर्ड नहीं होता, मतलब एक्साइटेड वर्ड नहीं होता, तो ये आता था आपका लैम्बडा 1 और ये वाला आता था आपका लैम्बडा 2। ध्यान से देखिए क्यों, तब उस समय क्या होता था, थर्ड स्टेट टू सेकंड स्टेट और सेकंड स्टेट टू फर्स्ट स्टेट। ऐसा होने के कारण ये डायग्राम बनता था। देखो ये इधर वाला ग्रीन वाला जो बनाया है, तो इस केस में ये जो निकल के आ रहा था वैल्यू, इसको मैं अभी यहां पर देखो गोल्डन से चेंज कर रहा हूं, तो मेरे पास में क्या सिचुएशन होती थी, लैम्बडा 1 इक्वल्स टू 36/5 आर आ जाता था, और लैम्बडा 2 कितना निकल के आता था, तो लैम्बडा 2 के लिए भी निकाल देता हूं मैं, लैम्बडा डैश करके लिख रहा हूं, ये आता था आर इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। सो लैम्बडा डैश इज इक्वल टू आता था 1 आर 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4। सो लैम्बडा डैश आता था 1 बाई लैम्बडा चल रहा है ये 4/3 आर। और इस केस में जो आपका लैम्बडा 1 बाई लैम्बडा 2, यदि देखो मैं ये किसके लिए निकाल रहा हूं, यदि एक्साइटेड वर्ड नहीं होता तो क्या होता, तो आपके पास में आंसर आता था कितना, किधर गया ये 36/5 आर, आपने लिखा 36/5 आर डिवाइडेड बाई 4/3 आर। सो आपका आंसर बनता था लैम्बडा 1 बाई लैम्बडा 2 कितना होता था, फटाफट करिए कैलकुलेशन, आर से आर कैंसल, 4 से काटोगे 9 बार, 3 इधर जाएगा मतलब 27/5। यदि एक्साइटेड वर्ड यहां पर नहीं होता तो आंसर 27/5 आता, मतलब ऑप्शन नंबर सी होता। लेकिन यदि एक्साइटेड वर्ड है तो आंसर आपका 20/7 आएगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट, उसके बाद में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसके बाद में सेकंड एक्साइटेड स्टेट, उसके बाद में थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो ये मीनिंग्स आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम पासिस फ्रॉम द 5th एनर्जी लेवल टू ग्राउंड लेवल। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, 5th एनर्जी लेवल से, कहां से, 5th एनर्जी लेवल से ग्राउंड लेवल में आ रहा है। मैंने बोला ठीक है, द वेलोसिटी दैट द एटम एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटो एमिशन विल बी। अब यहां पर इस सवाल को देखने के बाद में बहुत ज्यादा परेशानी आप लोगों को हुई होगी, तो अब मैं आपको बता दूं यहां पर क्या होगा। देखो सबसे पहले तो आपको उसकी वेवलेंथ पता होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपको वेवलेंथ मालूम है तो आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, कौन सा, लीनियर मोमेंटम वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस क्या कहता है, लैम्बडा बराबर h/mv। लैम्बडा मालूम है, मास इलेक्ट्रॉन का मालूम है, तो v निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूला यूज कीजिए। तो आपने लिखा 1/लैम्बडा बराबर r, अच्छा हाइड्रोजन है तो z तो 1 ही रहेगा, 1/1 स्क्वायर माइनस कहां से, 5th से, सो 1/5 स्क्वायर। सो देखिए 1/लैम्बडा बराबर आ रहा है r इंटू 1 माइनस 1/25। सो यहां से फटाफट से 1/लैम्बडा की वैल्यू तो देख लीजिए, कम से कम 1/लैम्बडा आ रहा है 24r डिवाइडेड बाई 25, या मैं बोलूं लैम्बडा आ रहा है 25 डिवाइडेड बाई 24r। सही है, मैंने बोला बिल्कुल सही है। अब मैं जानता हूं लैम्बडा बराबर होता है h/mv, तो यहां से देखिए v बराबर आएगा h/m इंटू लैम्बडा। अब यहां पर देखिए बस आपको क्या करना है, v बराबर h/m तो एज इट इज है, 1/लैम्बडा की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आएगा 24r डिवाइडेड बाई 25। अच्छे से यदि मैं एडजस्ट कर लेता हूं तो v बराबर आएगा 24hr डिवाइडेड बाई 25m। इसको बस ढूंढना है, 24hr डिवाइड बाई 25m, यही है ना, यस। सो दिस इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका ड्वेल नेचर का कुछ कॉन्सेप्ट, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, और कुछ एटम चैप्टर का कॉन्सेप्ट, ऐसे मिक्स चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हो सकता है। सो the transition from the state n equals to 3 to n equals to 1 in a hydrogen like atoms results in ultraviolet radiation। अब देखो एक बात देखो, n equals to 3 से n equals to 1 में जा रहे हो, मतलब ये बन रही है आपकी लाइमन सीरीज, और लाइमन सीरीज यदि बन रही है
तो डेफिनेटली ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में ही होगी। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, इसको तो लिख के देने की जरूरत ही नहीं थी। अब सवाल में पूछा गया है इंफ्रारेड रेडिएशन विल बी ऑब्टेन इन द ट्रांजिशन। इंफ्रारेड कहां पर मिलेगा? तो भैया आपको पता होना चाहिए इंफ्रारेड मिलता है पाशन में, ब्रैकेट में और फुंड में। और बताओ अब पाशन कब मिलता है? जब आप कहीं से भी जंप करके 3 में आओ। ब्रैकेट कब मिलता है? जब आप कहीं से भी जंप करके 4 में आओ। और फुंड कब मिलता है? जब आप कहीं से भी जंप करके 5 में आओ। अच्छा, अब यहां पर देखिए जो पहला पॉइंट दिया है, पहला ऑप्शन है वो है 2 से 1। 2 से 1 मतलब तो आप लाइमन में ही हो, मतलब ये तो गलत है। लाइमन है मतलब अल्ट्रा वायलेट हो गई। 3 से 2 का मतलब है बामर, और बामर मतलब विजिबल रीजन हो गया, ये भी गलत है। अगला है 4 से 2, अगेन कहीं से भी 2 में कूदे तो वो बामर ही है, और बामर है मतलब अगेन विजिबल रीजन, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब ये है कि भैया आपका ऑप्शन 4 से 3 सही है, क्योंकि कूदे आप 3 में हो, 3 में कूदे मतलब पाशन है। अब चाहे कहीं से भी कूदो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? लॉजिकल सवाल था, आराम से हो सकता था। The wavelength of the first line of Lyman series for hydrogen atom is equal to that of the second line of Balmer series for hydrogen like ion। अब ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। मैंने बोला ठीक है। और आगे क्या बोला है? इज इक्वल टू दैट ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज फॉर हाइड्रोजन लाइक आयन। कोई हाइड्रोजन लाइक आयन है उसके लिए, तो आपको एटॉमिक नंबर जेड कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे करेंगे? अब सिंपल सी बात ये है कि हम जानते हैं 1/λ1, पहले इसके लिए निकालता हूं आर, हाइड्रोजन के लिए तो जेड हो गया 1, लाइमन सीरीज मतलब 1/1² माइनस ये है आपकी फर्स्ट लाइन मतलब आपने लिखा 1/2²। सही है क्या? बस खत्म कहानी। तो यहां से देखिए 1/λ1 बराबर आएगा 1 - 1/4 मतलब 3/4, 3r/4। सो इट इंप्लाई λ1 इज इक्वल टू है 4/3r। ये तो इसकी कहानी हो गई। अब हम लोगों को दूसरी लाइन पे चलना है। दूसरी लाइन में है हाइड्रोजन लाइक आयन। मैंने बोला ठीक है, तो हमने लिखते हैं 1/λ2 बराबर r इंटू z²। क्यों z² की जरूरत है? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन लाइक आयन है, हाइड्रोजन नहीं है तो आयन है। देखेंगे जो भी उसका एटॉमिक नंबर होगा। सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो पहले तो भैया बामर सीरीज है मतलब 1/2² माइनस सेकेंड लाइन मतलब 4²। फर्स्ट लाइन बोली होती तो 3² लिखता था। तो यहां से आएगा 1/λ2 बराबर rz², 1/4 माइनस का 1/16। यहां से देखते हैं 1/λ2 बराबर आ रहा है rz², एलसीएम 16 आएगा, 4 में से गया 3 तो यह आएगा 3/16। यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे तो मुझे λ2 की वैल्यू मिलेगी 16 डिवाइडेड बाई 3rz²। यस और नो? ये λ1 मिल गया, ये आपको λ2 मिल गया। और सवाल में बोला गया है, किधर गया? द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन इज इक्वल टू मतलब ये दोनों क्या हैं? आपस में इक्वल। यदि दोनों आपस में इक्वल है तो आपने लिखना है 4/3r इक्वल्स टू 16/3rz²। यहां पर सवाल को सॉल्व करना है। देखो 3r से काटोगे 3r, 4 से काटोगे ये कटेगा 4 बार। इट इंप्लाइज z² इज इक्वल्स टू 4 मतलब z इज इक्वल्स टू आया 2। तो z आएगा 2। देखो 2 कहां पर है? सो 2 इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। खत्म सवाल, इतना सा सवाल। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट n टू द ग्राउंड स्टेट। आपके पास में कोई तो भी एक्साइटेड स्टेट है, मालूम नहीं कहां पर है, पर वहां से वो ग्राउंड स्टेट में कूदा है। मैंने बोला ठीक है। द वेवलेंथ सो एमिटेड इल्यूमिनेट्स अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल हैविंग वर्क फंक्शन 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भैया इसने उस ऐसे मटेरियल पर आके गिरा है जिसके लिए वर्क फंक्शन आपको दे रखा है
2.75। अब यहां पर बोला गया है इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज 10 वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है 10 वोल्ट, तो यहां पर पूछा है वैल्यू ऑफ एन कितना आएगा। तो भैया एन तो मैं तब बता पाऊंगा यदि मुझे टोटल एनर्जी मालूम हो, यस और नो। मैंने बोला यस। अब यहां पर फिर से ड्वेल नेचर और एटम्स दोनों चैप्टर का कॉम्बिनेशन का ये सवाल बन गया है। तो मैं जानता हूं आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहती है काइनेटिक एनर्जी बराबर इंसिडेंट एनर्जी माइनस का वर्क फंक्शन। क्या ये बात सही है? मैंने बोला यस। तो यहां से देखिए जो इंसिडेंट एनर्जी आएगी वो आएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस का वर्क फंक्शन। मैंने बोला सही बात है। अब यहां पर देखो इस सवाल के अंदर में काइनेटिक एनर्जी तो कहीं दे नहीं रखी है, दे रखी है क्या? नहीं, लेकिन उन्होंने स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है 10 वोल्ट, और इस स्टॉपिंग पोटेंशियल से मैं जानता हूं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर आता है E इंटू वी एस। मतलब यहां पर देखिए E इंटू 10 वोल्ट मतलब काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सीधा सीधा गिवन है इनडायरेक्ट तौर पे। तो अब आप देखिए टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, तो ये है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब E आ गया 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको ये सोचना है कि भैया 12.75 वोल्ट यदि मैंने एनर्जी दे रखी है तो ये यहां से कहां जाएगा, यही आपको देखना है। तो भैया बताओ कैसे करेंगे। तो आप 13.6 में से 12.75 को कीजिए सबट्रैक्ट। जब आप ऐसा करेंगे तो देखो यहां पर जीरो तो आपने बनाया 5, क्लियर है। यहां से एक जीरो इधर जाएगा, ये बन जाएगा 5, तो ये बन गया 15, 15 में से 7 गए मतलब कितना आएगा 8, तो 0.85 मतलब माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले इसमें पहुंच जाएगा। तो बस अब आपको क्या करना है, ये लेवल्स बनाने हैं। देखो -13.6 -3.4 -1.51 -0.85 मतलब आपका इलेक्ट्रॉन पहुंच गया n इक्वल्स टू 4 में। अब यहां पर ध्यान रखना, अब यहां पर वो आपको कंफ्यूज कर सकता है बस इतनी से। अब यहां पर उसने सीधा सीधा पूछ लिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू तो यहां पर आ जाएगी 4, n की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 4। लेकिन यदि उसने बोला होता इन विच एक्साइटेड स्टेट, तो n तब फोर्थ एक्साइटेड स्टेट नहीं है, तब आपका है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल्स टू 4 है लेकिन एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, थर्ड नंबर की। ये बात क्लियर है। तो अभी के लिए यहां पर आंसर आया 4। अब इसी सवाल में आगे पूछता है देन द नंबर ऑफ लाइंस इन एमिशन स्पेक्ट्रम, जब 4 पे पहुंच गए तो 4 इंटू 3/2 मतलब 6, वो भी आप निकाल सकते हैं। तो वो सवाल एक ही सवाल के ऊपर बेसिस पर ये सारे सवाल हैं। क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विद विच वन इज नॉट अ पॉसिबल एनर्जी फॉर अ फोटोन टू बी एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो भैया देखो यहां पर बोर का एटॉमिक मॉडल क्या कहता है वो आपको पता होना चाहिए। भैया देखो डेफिनेट एनर्जी लेके वो एक फिक्स स्टेट में ही जाता है, वो ऐसे नहीं कि भैया कहीं पर लेके कहीं पर भी चला जाएगा, नहीं, कहीं पर नहीं जाएगा, वो फिक्स एनर्जी स्टेट्स में ही जंप करता है, और जब जंप करके जाता है तो वहां से फिर फिक्स एनर्जी ही रिटर्न में आती है, और इसके लिए ये डायग्राम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो यदि 12.75 एनर्जी मिलती है तो वो यहां पहुंचता है, 12.1 में यहां पहुंचता है, 10.2 में यहां पहुंचता है, 2.55 ऐसे होती है, 1.9, तो ये सारी एनर्जी लेवल्स यहां पर पॉसिबल हैं। तो इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो पॉसिबल नहीं है, तो आप देखिए 0.65, नीचे से चलता हूं तो देखो 0.65 मतलब 0.66 ऑलमोस्ट है यहां पर। मैंने बोला यस, मतलब ये तो है पॉसिबल। 13.6 पॉसिबल है क्या, तो आप देखिए यदि मेरा 1 से लेकर के इंफिनिटी चला जाता है तो 13.6 होती है, तो ये भी पॉसिबल है। तो आपने बोला ये भी पॉसिबल है, मतलब ये भी आंसर नहीं है। 11.1, तो आप देखिए किसी भी सब्ट्रैक्शन में आंसर 11.1 नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहां पर जो सवाल है वो है एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन। तो देखो फोटोन तो आपका कहां पर निकलेगा, क्योंकि कई लोगों के मन में आ रहा होगा सर ये जो डेटा है ना, ये बीच वाली लाइन, ये तो पॉसिबल नहीं होती है ना एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्प्शन में पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन भैया इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच गया तो यहां से टुकड़ों टुकड़ों में तो जंप कर सकता है ना, तो यस कर सकता है, इसीलिए वो पॉसिबल है, इसीलिए वो 0.65 ऊपर था क्या, ओके ठीक है।
मैंने नीचे बना दिया तो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसे नहीं, ये ऐसे जंप करेगा। ये जो दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है भैया कि यहां से यहां पे, यहां से यहां पे, बस एरोज की साइन उल्टी करनी है और कुछ भी नहीं है। नाउ मतलब अब ये दो बच गए मेरे पास में 11.1 और 1.9। तो देखिए यहां पर 1.9 भी अवेलेबल है, मतलब ये वाला अवेलेबल है, मतलब ये आंसर आएगा 11.1 नॉट पॉसिबल, ये वाला पॉसिबल नहीं है और यही आपको आंसर में ढूंढना था। सो इसी के साथ में हम लोग यहां पर अपने इस सेशन को समाप्त करते हैं। हम लोगों ने 20 क्वेश्चन यहां पर सॉल्व किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 20 क्वेश्चन इजीली जम गए होंगे। कुछ क्वेश्चन में परेशानी हुई होगी जिनको मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किया है। इसी के साथ में अपने आज के इस लेक्चर की समाप्ति होती है और इसी के साथ में हमारा चैप्टर एटम्स भी समाप्त हो जाता है। और अब आपको करना यही है, बहुत सारे क्वेश्चन देखो मैं आपको बताता हूं बुकलेट्स के अंदर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऐसे कुछ मिल सकते हैं जो आपसे नहीं सॉल्व हो। उसका कारण ये है कि भैया उसमें कुछ अलग अलग चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट भी एप्लीकेबल है। जैसे ड्यूअल नेचर में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस को गोला मार के रख लीजिए, क्योंकि अभी नहीं होंगे वो आपसे, उनको समय लगेगा, ठीक है। तो कुछ एक आध दो ही क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे घूमते घामते बीच बीच में, बाकी मोस्टली क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। और जो डीपीएस में क्वेश्चन दिए वो तो आपसे सारे के सारे होने ही चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में आज के लिए बेटा बस इतना ही। मुलाकात करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। तब तक के लिए